नमस्ते आप सबको। ये विद्या वल्लरी चैनल है, जिसका मतलब होता है क्रीपर ऑफ नॉलेज। तो हम आज से आपका जो ओपीएससी ओसीएस का जो प्रीलिम एग्जाम होने वाला है अक्टूबर और नवंबर के बीच में, तो उसके लिए जो पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी है जो थोड़े बहुत रिपीटेड थीम है किसी भी स्टेट सिविल सर्विस में, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक दो वीडियो लाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए उस टॉपिक पर, और आप अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर करके एग्ज़ाम में जाओ और आपका रिजल्ट अच्छा हो। और उस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करना ही ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप सबको इसी टॉपिक के बेसिस पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। क्योंकि पॉलिटी में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, इवन आर्टिकल 16 हो गया, इवन आर्टिकल 19, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल आर्टिकल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन सबको जानना आपका पूरा मतलब उसका बेस क्लियर करना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। तो आज से हम क्या करेंगे, आज हम पहले आर्टिकल 19 को लेंगे, और आर्टिकल 19 के सारे फ्रीडम को तो एक ही क्लास में डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो कोशिश करूँगा आज जितना हो सके उतना कर लूँ, और हो सकता है हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर पाए। तो पहले समझेंगे हम आर्टिकल 19 है क्या, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और ये स्पेसिफिकली मैं बोल दे रहा हूँ, ये प्रीलिम के लिए है, मेंस के लिए उतना हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा अभी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें तो काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी प्रीलिम्स के लिए ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, का जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 19, ये है फ्रीडम का राइट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। इसमें टोटल 6 क्लॉज है। टोटल कितने क्लॉज हैं? 6 क्लॉज। क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 6 तक, ठीक है, सॉरी, क्लॉज 6 तक है। ओके। और ये जो फ्रीडम है, आप सबको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फ्रीडम दिया गया है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। तो यहाँ पर भी जो राइट टू फ्रीडम दिया गया है वो भी एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। और इसीलिए इसके लिए जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है या जो लिमिटेशंस है, उसके लिए अलग आर्टिकल मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया और एक बार बोल रहा हूँ, क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 6 तक आपके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात किया गया है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ओके। पहले कुछ समझा देता हूँ। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्रीडम है, आपके पास एक क्या है, फ्रीडम। लेकिन ये फ्रीडम क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए एक क्या है, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। और इस इन दोनों के बेस पे, फ्रीडम और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बेस पे हमारे पास एक क्या है, एक जूरिस्प्रूडेंस है। एक क्या है, जूरिस्प्रूडेंस। तो मान लो आपके पास फ्रीडम है एक्स, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वाई, और इन दोनों के बेस पे एक लॉ बनाया गया है जेड। अब ये जो जेड लॉ है वो रीजनेबल है या नहीं, या हमारे फ्रीडम को कर्टेल करता है या नहीं, ये पता करने के लिए कोर्ट ने एक क्या टेस्ट डिसाइड किया है, एक टेस्ट डिसाइड किया है जिसको बोलते हैं रीजनेबल टेस्ट। और ये रीजनेबल टेस्ट आप लोगों ने जो आर्टिकल 14 में पढ़ा होगा या आर्टिकल 21 में पढ़े होंगे, ये
उससे अलग है। ये टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी अलग है, और एक है टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, वो अलग है। ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, एक फ्रीडम होगा, उसके लिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे जिससे वो फ्रीडम को कटेल किया जा सके, और उसके लिए एक जूरिस्प्रूडेंस होगा। अभी वो जूरिस्प्रूडेंस रीजनेबल है या नहीं, उसके लिए एक क्या टेस्ट लगेगा, एक रीजनेबल टेस्ट लगेगा। ठीक है। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहले बात करेंगे हम आर्टिकल 19(1) के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे फ्रीडम के बारे में बात किया गया है, वेरियस फ्रीडम्स के बारे में बात किया गया। तो ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आपने वहाँ पर बात किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये फ्रीडम क्या है, ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट फ्रीडम। इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए होंगे, और वो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। कहाँ पर मेंशन किया गया है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ये क्या है, ये लिमिटेशन लगाए गए हैं या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो ग्राउंड है कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 19(2) पे मेंशन है। ठीक है। देन क्लॉज बी, आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी, उसमें हमने बात करेंगे असेंबल पीसफुली, assemble peacefully and without arms। आप लोग पीसफुली असेंबल कर सकते हो और विदाउट आर्म्स। और इसके लिए जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो कहाँ पर है, 19 क्लॉज 3 पर। ठीक है। उसी हिसाब से नेक्स्ट है फॉर्म एसोसिएशन। क्लॉज सी में फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव्स। ये तीनों चीज़ आप बना सकते हो। आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप यूनियन बना सकते हो, आप कोऑपरेटिव बना सकते हो। तो इसके लिए जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो 19(4) पे लगाए गए हैं। उस हिसाब से जब आप कोऑपरेटिव यूनियन बना लो, उसके बाद आप वो फ्रीली एंड ई पर दिया गया है रिसाइड एंड सेटल। रिसाइड एंड सेटल, आप कहीं पर भी रह सकते हो, सेटल हो सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो। तो इसके लिए जो रिजर्वेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो है 19 क्लॉज 5 पे। ठीक है। देन देन आपके पास नेक्स्ट राइट क्या है वेरियस फ्रीडम में। एक फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। ये सब क्या है, फ्रीडम के राइट है। ये वेरियस फ्रीडम के ऊपर राइट दिया गया है। नेक्स्ट जो फ्रीडम आपको मिला है वो ऐप में दिया गया है, वो ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस एट्सेट्रा। ठीक है। और इसके लिए जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है, कहाँ पर है, 19(6) पर है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो आपके पास है जी, सॉरी, ये जी वाला है, और एप वाला ये है। एप वाला ये जो डिलीट हो गया है, एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये ऐप है, सॉरी मैंने वो पहले लिख दिया। तो ट्रेड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन और बिजनेस ये जी में दिया गया है, और एफ में दिया गया है एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी। ये अभी डिलीटेड है, पहले था ये, आफ्टर अमेंडमेंट इसको रिमूव कर दिया गया। तो इतने सारे फ्रीडम दिए गए हैं, तो एग्ज़ाम में ये तो नहीं आएगा ये सब फ्रीडम दिया गया है, नहीं, इसके ऊपर थोड़ा डीप आएगा क्वेश्चन। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कौन सा, 19
वन का सब क्लॉज ए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को है उसको ही लेंगे पहले। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं इसको लिखूंगा फोसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो समझो बात को पहले। जब भारत आज़ाद हुआ था, जब आज़ाद हुआ था भारत, तब सबसे इम्पोर्टेंट राइट जो था वो क्या था? वो था डेमोक्रेसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट राइट था स्पीच का, एक्सप्रेशन का, स्पीच और एक्सप्रेशन का। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट एंड विदाउट दिस राइट डेमोक्रेसी लूज इट्स मीनिंग। ठीक है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। इवन जब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट UNDHCR का जो मीटिंग हुआ था, UNDHCR 1948 में जो मीटिंग हुआ था, उसमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक यूनिवर्सल राइट की तरह में देखा जाता है। एक किस तरह का राइट की तरह देखा जाता है? यूनिवर्सल राइट की तरह देखा जाता है। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिटीजन को, ये सिटीजन को, इट इज़ ए वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस ऑफ द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी किसके लिए है? अगर सिटीजन अपने ओपिनियन को ही एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो डेमोक्रेसी किस काम का? इसके फेवर में तीन आर्गूमेंट आएंगे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? पहला तो क्यों ज़रूरी है? इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस ऑफ द सिटीजन्स इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। अगेन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सिटीजन को अलाउ करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। किसके लिए क्वेश्चन करने के लिए? एक्शंस ऑफ द स्टेट, स्टेट क्या एक्शन ले रहे हैं, एंड देयरफॉर एस्टैब्लिश द अकाउंटेबिलिटी फॉर दोज इन पावर। मतलब जो पावर में है वो किसके लिए अकाउंटेबल है? हमारा जो यहाँ पर गवर्नमेंट चुन के आता है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, और थ्रू हमसे ही चुन के जाते हैं। तो वो किसके लिए अकाउंटेबल है? हमारे प्रति अकाउंटेबल है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अस। अगर हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं रहेगा तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने का क्या मतलब है? तो सेकेंड आर्गूमेंट जो है क्या है? अगर मैं बोलूँ, इट अलाउ द सिटीजन्स to question the actions of the state and therefore establish accountability for those in power। जो पावर में है उस वो अकाउंटेबल बनाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो काम करेगा उसके लिए फीडबैक कौन देगा? हम ही देंगे। तो ये इट एक्ट्स एज अ फीडबैक मैकेनिज्म ऑल्सो। तो ये तीन आर्गूमेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, ओके। ये तो हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस लिए ज़रूरी है इन सब के बारे में। लेकिन ओके, और क्या है? अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर वो एक्सप्रेस कर पाएगा तो वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक जा पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इवन ईच एंड एवरी एग्ज़ाम, जब आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठोगे सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल या एक्सप्रेसिव स्किल। आप किस तरह से कोई क्वेश्चंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वन ऑफ द अटमोस्ट अटमोस्ट फ्रीडम, जिसके लिए क्या बोल सकते हैं हम, कोई बच्चा या कोई इंसान अपने ट्रू पोटेंशियल को जान सकता है। ठीक है, ओके। तो इसको समझने के लिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये एक्चुअली बहुत बड़ा बड़ा टर्म
टर्म है। तो इसको समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, बहुत सारे जजमेंट दिए हैं। तो हम एक एक करके सब जजमेंट को तो नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन सबको देखेंगे और उन देखेंगे कि क्या राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितना ब्रॉड है और उसके अंदर क्या क्या आता है। तो पहले जो देखेंगे हम, जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन था, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। देखो, पहला केस आता है 1955 की तरफ, जो है सकाल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो, सकाल पेपर जो है, सकाल पेपर ये एक कौन सा पेपर है? ये एक मराठी न्यूज़पेपर है। कौन सा? एक मराठी न्यूज़पेपर है। ओके। उस टाइम ने गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट का नाम है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। अच्छा, ये एक्ट में क्या था? एक ऑर्डर था। ये एक्ट के तहत एक ऑर्डर निकाला गया था 1960 के करीब। उस ऑर्डर में क्या था? डेली न्यूज़पेपर प्राइस एंड पेज ऑर्डर 1960। इसके तहत एक ऑर्डर निकाला गया था 1960 में। क्या था वो ऑर्डर? जितना पेज रहेगा, पेज के हिसाब से प्राइस रहेगा। पेज के हिसाब से क्या रहेगा? प्राइस रहेगा। अगर सपोज एक 10 पन्ने का पेपर आ रहा है और उसका प्राइस है 1 रुपया, तो हर एक पन्ने को कितना पड़ रहा है? 10 पैसा। अगर कोई एक्स्ट्रा पेज प्रिंट कर रहा है तो उसके लिए अलग पैसा देना पड़ेगा। मतलब सकाल न्यूज़पेपर अगर 10 पेपर हर बार प्रिंट कर रहा है, दस 10 पेज के लिए वो 1 रुपया दे रहा है, और एक दिन वो एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या कोई और चीज़ के लिए एक पेज एक्स्ट्रा लिख ले रहा है, एक पेज एक्स्ट्रा लिख दे रहा है। कोई न्यूज़ इतना बड़ा है कि वो 10 पेज में नहीं आ रहा है, वो स्लाइडली बड़ा चला जा रहा है, 11 पेज तक हो रहा है, तो वो 11 पेज के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा देगा। तो इसमें ऑर्डर क्या था? जो पेज और प्राइस दोनों प्रोपोर्शन में रहना चाहिए। दोनों किस में रहना चाहिए? प्रोपोर्शन में। जितना पेज होगा, पेज के हिसाब से प्राइस। तो पहले ऑर्डर में क्या था? पहले ऑर्डर में था नंबर ऑफ पेजेस इज प्रोपोर्शन विथ प्राइस, प्राइस के साथ प्रोपोर्शन हो। अगेन सेकेंड ऑर्डर क्या था? वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना स्पेस रहेगा या कितना स्पेस नहीं रहेगा, उस सब का डिटेल्स उसी ऑर्डर में था। अगर किसी कंपनी को या किसी न्यूज़पेपर को अगर अपना एडवर्टाइजमेंट देना हो, किसी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट देना हो, तो एक बड़ा पेज चाहिए उसको। और जो रेगुलर न्यूज आ रहा है वो तो 10 पेज का आ रहा है। अगर एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो कोई और एक पेज लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर सेकंड क्या था? जो स्पेस एलोकेशन होगा, एलोकेशन ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, वो भी गवर्नमेंट से पूछ के लेना पड़ता था उस टाइम में। सोचो, आप अगर सकाल न्यूज़पेपर के एडिटर होते या मैनेजिंग डायरेक्टर होते तो आपके ऊपर क्या असर होता? अगर आप एक जर्नलिस्ट होते तो आपको 10 पेज लिखना है, लेकिन किस दिन न्यूज़ बड़ा मिल गया, किस दिन आपको न्यूज़ बहुत बड़ा मिल गया, तो आपको लिखने के लिए कुछ ज़्यादा पेज चाहिए। आपके थॉट्स को एलाबोरेट करने के लिए ज़्यादा थॉट्स चाहिए ना, ज़्यादा पेज चाहिए। तो ज़्यादा पेज अगर नहीं देंगे, अगर सपोज आप बोलोगे कि ज़्यादा पेज ले लेने से क्या दिक्कत है, तो प्राइस ही तो बढ़ेगा, ज़्यादा प्राइस भी तो है नहीं।
लेकिन समझो आप बात को, सकाल पेपर जो कंज्यूम हो रहा है वो मराठी न्यूज़पेपर है, वो लोकल न्यूज़पेपर है, एक छोटे से बेल्ट में कंज्यूम हो रहा है। और उसके लिए कंज्यूमर जो है वो फिक्स्ड है, उसके कस्टमर फिक्स्ड है। अगर उसका प्राइस 1-2 रुपया भी बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, कस्टमर कम हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनके लिवलीहुड पर भी बात आएगा। और उसके अलावा जो एडिटर के लिए प्रॉब्लम था, एडिटर के लिए क्या प्रॉब्लम था, एडिटर के लिए प्रॉब्लम था वो अपने हिसाब से, एडिटर या जर्नलिस्ट जिसके लिए भी बोलो, जर्नलिस्ट के लिए ये प्रॉब्लम था, कोई अगर न्यूज है, क्योंकि फिक्स कर दिया, पेज फिक्स हो गया ना कहीं प्राइस, भले ही यहाँ पर बोल दिया गया है कि जितना प्राइस होगा, जितना पेज होगा उतना ही प्राइस होगा, तो ज़्यादा प्राइस में तो कोई बिकेगा नहीं पेपर, क्योंकि लोकल न्यूज़पेपर है। तो ज़्यादा बड़ा न्यूज़ कवर करने के लिए भी वो लोग उतना नहीं मन कर रहे थे, क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो रहा था। अपने हिसाब से जर्नलिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रहा था उनका। लेकिन गवर्नमेंट ने उनका उनका रोल क्या था, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सब करने का मकसद क्या था, गवर्नमेंट ने इसलिए यहाँ पर वो किया था क्योंकि उनका कहना था कि जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है उनका मोनोपोलाइजेशन ना हो, किसी बड़े हाथ में ना जाए, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि सबको बराबर का हक मिले। क्योंकि अगर सब लोग सब कुछ कवर कर लेगा, कोई एक आदमी सब न्यूज़ कवर कर देगा तो लोग उसे ही पढ़ेंगे, कोई और किसी को पढ़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए वो बोल रहे थे जो मोनोपोलाइजेशन होगा, मोनोपोलाइजेशन ऑफ न्यूज़पेपर इंडस्ट्री वो ना हो बोल के उनका ऑब्जेक्टिव ये था, ठीक है। और तो सकाल पेपर का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे केस फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट पे बोला कि ये मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा है। आप ही बताओ बच्चों कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है या इनडायरेक्टली कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, क्योंकि एडिटर जो है या जर्नलिस्ट जो है वो अपना थॉट्स को अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, क्योंकि पेज लिमिट कर दिया गया है, तो पेज बढ़ा नहीं सकते, अगर पेज बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर कम आएंगे। तो इसी वजह से इनडायरेक्टली ये इम्पेक्ट कर रहा था, ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा था, इम्पेक्ट कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो नोन एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये क्या हो गया, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आता है। अगेन गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि ये जो ऑर्डर हम लोग निकाले हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए निकाले हैं, क्योंकि उन गवर्नमेंट ने क्या बोला, किसी बड़े न्यूज़पेपर या किसी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का मोनोपोलाइजेशन ना हो, इसीलिए हम लोग ऐसा किए हैं बोला। अच्छा, गवर्नमेंट ने, मैंने आपको ये भी बोला अगर कोई फ्रीडम दिया गया है उसके लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो भी दिया गया होगा। तो यहाँ पर ये देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है वो कहाँ पर लगता है, 19 क्लॉज 2 पे। और वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन का ग्राउंड है वो है पब्लिक ऑर्डर, ये मैं पढ़ाऊँगा आगे, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, मोरालिटी, डिसेंसी, ऑब्ससीनिटी एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो कोर्ट ने बोला अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो वो रीज़नेबल होना चाहिए। आपने बोला ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगा रहे हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कैसे बोल रहे हैं वो लोग, जो इकोनॉमिक इक्वलिटी दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम स्मॉल पेपर को भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड में आ रहा है, इसीलिए हम लोग लगा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट ए ग्राउंड, उसने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पब्लिक इंटरेस्ट is not a reasonable ground which is mentioned in आर्टिकल 19 क्लॉज 2, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर दिया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट दिया नहीं गया है, और उसके हिसाब से आप ये नहीं लगा सकते। तो कोर्ट ने बोला फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट
and which is come under freedom of speech and expression. तो right to freedom या press, freedom of press is also known as freedom of speech and expression. मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत छोटा छोटा चीज़ें आएंगे, ठीक है। उसी तरह और एक केस हुआ, और एक केस क्या हुआ, और एक केस हुआ था 1972 में, सॉरी 73 में, जिसका नाम है बेनेट कोलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेनेट कोलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, इस केस में क्या हुआ, देखो उस टाइम में गवर्नमेंट ने, ये बेनेट कोलेमन कौन है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये उस टाइम में जो थे वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो ये केस था 1973, और उस टाइम में जो गवर्नमेंट थे वो थे इंदिरा गांधी जी। प्राइम मिनिस्टर जो थी वो कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक पॉलिसी निकाला था। पहले क्या होता था, जो न्यूज़पेपर प्रिंट होता था, वो जिस पेपर से प्रिंट होता था उसको बोलते थे न्यूज प्रिंट। जिस पेपर से प्रिंट होता था वो बोलते थे उसको न्यूज प्रिंट। और ये कंट्री में नहीं मिल रहा था, इसको इंपोर्ट करना पड़ता था। इसको क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट, वो भी बाहर से। तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो बाहर से इंपोर्ट करने में थोड़ा पैसा तो लगेगा, नो डाउट लगेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दो उसके पीछे अलग रीज़न रहा है, तो हम पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पढ़ना है खाली। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी निकाला। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी निकाला जिसका नाम है न्यूज प्रिंट कंट्रोल पॉलिसी 1972, ठीक है। न्यूज प्रिंट कंट्रोल पॉलिसी 1972। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत ये किया गया, मैंने क्या बताया, पहले टाइम में जो न्यूज़पेपर प्रिंट होता था, जिस पेपर से प्रिंट होता था उसको क्या बोलते थे, न्यूज प्रिंट। और वो बाहर से आता था तो सबको मिल रहा था वो पेपर। तो वहाँ पर ये पॉलिसी ने क्या किया, ये पॉलिसी ने किया सभी न्यूज़पेपर एजेंसी को फिक्स्ड कोटा मिलेगा न्यूज प्रिंट का। एक क्या मिलेगा, फिक्स्ड कोटा मिलेगा, किसका, न्यूज प्रिंट का। न्यूज प्रिंट का फिक्स्ड कोटा मिलेगा जो कि इम्पोर्टेड था। अच्छा, अगर फिक्स्ड कोटा मिलेगा तो आप लोग खुद ही समझो, अगर फिक्स्ड कोटा मिल गया तो लोग हर एक नंबर ऑफ पेजेस क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। वो अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ लिमिट में आ गया तो अपने हिसाब से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे क्या, कोई पर कहीं पर भी, कहीं पर भी अगर लिमिटेशन लग गया तो नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह वहाँ पर भी बेनेट कोलेमन जो बहुत बड़ा न्यूज़ एजेंसी था या प्रिंट मीडिया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, उनको भी फिक्स कोटा दिया गया न्यूज़ प्रिंट का, और नंबर ऑफ पेजेस लिमिटेड कर दिया गया। अगर कोई, अगर पेजेस का नंबर बढ़ाना चाहता है, अगर समवन पेजेस का नंबर बढ़ाना चाहता है या न्यू एडिशन निकालना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कर सकता है, ठीक है। ये पॉलिसी के अंदर ये था। अच्छा, इस पॉलिसी में ये प्रॉब्लम क्या होगा, अगर कोटा फिक्स कर दिया गया, अगर किसी को पेज बढ़ाना होगा, सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया को पेज बढ़ाना था, किस लिए, क्योंकि उसको उसका घर भी चलाना था। वो घर कैसे चलता है, प्रिंट मीडिया का, एडवर्टाइजमेंट से। अगर कोई, अगर जगह ही नहीं बचेगा एडवर्टाइज, चलो अगर जगह दे दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए तो मेन न्यूज नहीं रहेगा। सरकार की, सरकार के लिए जो लिखेंगे लोगों तक जो न्यूज़ पहुंचाना है, क्वालिटी कंप्रोमाइज होगा, एक्सप्रेशन में कमी आएगा, एक्सप्रेशन थोड़ा डिग्रेड होगा, क्योंकि पेज लिमिटेड है तो सफिशिएंट न्यूज़ नहीं कवर होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन को लिमिट करने की बात आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी। तो उस इसीलिए इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, जो थे बेनेट कोलेमन, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल किया। एक क्या फाइल किया, एक रिट पिटिशन। अच्छा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये ऑर्डर पास करने का उनका
पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। उन लोगों ने सेम वही लॉजिक दिया जो पहले मैं सकाल पेपर में भी दिया था। तो सकाल पेपर में उन लोगों ने बोला था, क्या बोला था कि किसी बड़े न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का मोनोपोलाइज ना हो, इसीलिए। तो उन्होंने ये भी बताया यहाँ पर न्यूज प्रिंट जो है वो एक रेयर रिसोर्स है और सबको इक्वली मिलना चाहिए। इक्विटेबल न्यूज प्रिंट का क्या होना चाहिए, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसीलिए हम लोगों ने इसका कोटा को फिक्स कर दिया। कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट लग रहा है। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला हम लोगों ने, ये जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके लिए है, ये स्मॉल न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था, यहाँ पर ये पब्लिक इंटरेस्ट की बातें हैं। इसके इंटरेस्ट की बातें हैं, पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट एज ए ग्राउंड हम लोग ये ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया 19 क्लॉज 2 में कहीं पर भी पब्लिक इंटरेस्ट नाम का कोई भी वर्ड नहीं था उस टाइम में, ठीक है। और पब्लिक इंटरेस्ट का उन लोगों ने रीज़न क्या दिया कि कोई भी स्केर्स रिसोर्स है उसका क्या होना चाहिए, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये बताया गया। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर आप देखो यहाँ पर तो फ्रीडम ऑफ प्रेस यहाँ पर भी लिमिट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आप लोगों ने जो ग्राउंड दिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉल एंड वॉइड करा दिया गया उसको। और उन्होंने बोला अगर आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हो उसका डायरेक्ट और इनएविटेबल इफेक्ट अगर उस पर दिख रहा है, यहाँ पर इनएविटेबल इफेक्ट दिख रहा है क्योंकि पेज नंबर लिमिट हो रहा है, एक्सप्रेशन लिमिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब लिमिट हो रहा है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर खाली लिखने का नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ही इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है, वो कैसे सर्कुलेट करेंगे, सर्कुलेशन क्या होगा उसमें भी आएगा, पेज नंबर कितने रहेंगे वो भी आएगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना स्पेस होगा उसके लिए भी आएगा, एडिटिंग के लिए क्या रहेगा, एडिटर के लिए क्या रहेगा, वो सब फ्रीडम ऑफ प्रेस के बहुत बड़े गोले में से ये गोला है, ठीक है। तो उन्होंने फाइनली बेनेट कोलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1972-73 में उन्होंने बोला राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस is a fundamental right, is a fundamental right and it comes under freedom of speech and expression। आ गया समझ में इतना, ओके। इसमें कुछ डाउट होगा, नहीं होगा, होना तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, और एक केस था नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या है, देखो नेक्स्ट केस है नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था, देखो यहाँ पर सॉरी जस्ट फॉर 1 मिनट। हाँ, इसका डेट मुझे याद नहीं आ रहा था। हाँ, इसका डेट है 2004, इसका डेट क्या है 2004। ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, क्यों, देखो नवीन जिंदल कौन थे, नवीन जिंदल एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। कौन थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बाद में फिर एमपी बने। क्या बने, एमपी बने। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग पर नेशनल फ्लैग, जिसको हम क्या बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं, वो परमानेंटली वो फहरा रहे थे अपने बिल्डिंग पे। तो उस टाइम में गवर्नमेंट, मैंने क्या बोला, मैंने बोला नवीन जिंदल एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे
और बाद में एमपी बने। ये देखो बच्चों, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये केस के बारे में डिटेल्स आपको नहीं पूछा जाएगा। मैं केस का बैकग्राउंड इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या राइट आते हैं। बहुत बड़ा राइट है वो, इसमें केस भी बहुत सारे हैं। तो नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस है। तो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि बाद में एमपी बने। उन्होंने अपने बिल्डिंग पर उन्होंने अपने बिल्डिंग पर हर वक्त क्या कर रहे थे, परमानेंटली नेशनल फ्लैग फहरा रहे थे। तो उस टाइम में गवर्नमेंट ने एक फ्लैग कोड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का एक कोड निकाला था। ठीक है। इसके तहत इसके तहत ये बताया गया था कि किसी भी प्राइवेट सिटीजन्स को रोज तिरंगा फहराने का परमिशन नहीं थी। है ना। इसका मतलब क्या था, आई एम सो सॉरी, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक ये था कि किसी भी प्राइवेट सिटीजन्स को हर रोज तिरंगा फहराने की परमिशन नहीं थी। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही वो फहरा सकते थे। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने क्या किया, उनको नोटिस भेजा, किनको, नवीन जिंदल जी को। और उन्होंने क्या था, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने नोटिस भेजा, किसको, नवीन जिंदल जी को। और उन्होंने कहा आपने फ्लैग कोड का वायोलेशन किया है। फ्लैग कोड का क्या किया है, वायोलेशन। तो जिंदल जी का आर्गूमेंट क्या था, उन्होंने भी रिट पिटीशन फाइल किया। जिंदल जी का आर्गूमेंट ये था कि नेशनल फ्लैग मेरा प्राइड है और तिरंगा फहराना मेरा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये मेरे एक्सप्रेशन का पार्ट है। उन्होंने क्या किया, जिंदल जी का आर्गूमेंट क्या था, जिंदल जी का आर्गूमेंट ये था, नेशनल फ्लैग इज माई प्राइड, ये मेरा गर्व का विषय है। और टू होस्ट द फ्लैग टू होस्ट द फ्लैग होस्ट द नेशनल फ्लैग इज माई फंडामेंटल राइट, इज माई फंडामेंटल राइट। और होस्ट करना किसी नेशनल फ्लैग को, जो कि मेरे राइट का सवाल है, ये मेरे एक्सप्रेशन के अंडर आता है। ये मेरे किसके अंडर आता है, एक्सप्रेशन के अंडर आता है। तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आप लोगों ने जो मुझे नोटिस भेजा है, और ये जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बोला उन्होंने। तो गवर्नमेंट का आर्गूमेंट क्या था, गवर्नमेंट का आर्गूमेंट ये था कि फ्लैग की रेस्पेक्ट के लिए रूल बनाए गए हैं और कंटिन्यूस डिस्प्ले डिसरेस्पेक्ट हो सकता है, ऐसा बोला गवर्नमेंट ने क्या बोला कि फ्लैग के रेस्पेक्ट में रूल्स बनाए गए हैं। अगर कोई चीज़ को कंटिन्यूसली डिस्प्ले करेंगे तो उसका डिसरेस्पेक्ट बढ़ सकता है। तो फ्लैग कोड गवर्नमेंट ने बोला, फ्लैग कोड जो है फ्लैग कोड जो है ये डिसिप्लिन के लिए है, ये डिसिप्लिन के लिए है, डिग्निटी के लिए है। ठीक है, गवर्नमेंट का पर्पस ये था। और ये फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं आता, ये सिंबल रेगुलेशन है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं आता, ये जस्ट सिंबल रेगुलेशन, इट इज़ ए सिंबल ऑफ रेगुलेशन, उन्होंने ये कहा गवर्नमेंट ने। अच्छा, ये सब आर्गुमेंट हुआ रहा था। तो फाइनल क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये जानना हमें ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा ना। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आप झंडा फहरा सकते हो, राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन ऑल द डेज। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन ऑल द डेज इज द पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। स्पीच का नहीं है मामला, ये एक्सप्रेशन का मामला है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है। ठीक है।
और आप लोगों ने जो फ्लैग कोड बोला वो बोला डिसिप्लिन और डिग्निटी के लिए, डिसिप्लिन और डिग्निटी के रेस्पेक्ट में ही आप लोग बोला रीजनेबल। अगर कोई, हम लोगों ने क्या बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर है, उसके लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो 19 क्लॉज 2 में है। अगर उसी क्लॉज में जो जो भी मेंशन किया गया है उसके तहत अगर कोई लॉ है, उसके तहत अगर कोई लॉ है, उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर कोई लॉ है, तभी वो वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। तो आप लोगों ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर बताया, आप लोगों ने यहाँ पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताया, क्या बताया, डिसिप्लिन और डिग्निटी, ये कभी भी इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर में नहीं आता। अगर आप लोग बताते, अगर गवर्नमेंट ये बताता कि हम लोग 19(2) जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो अगर पब्लिक ऑर्डर के तहत हम लोगों ने मना किया है, अगर हम लोग बोलते कि ये डिसेंसी के लिए मना है, मोरालिटी के लिए मना है, मोरालिटी के लिए मना है, जो 19 क्लॉज 2 में लिखा गया है उसके तहत अगर आप लोग बोलते कि नेशनल फ्लैग हर दिन नहीं फहराना है तो हम लोग मान लेते, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है, तो इसीलिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत आप लोगों ने जो लॉ बनाया है वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अगेन, जो फ्लैग कोड है इट इज जस्ट ए डिसिप्लिनरी नोटिस। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया इज नॉट बाइंडिंग लाइक ए लॉ। ये बाध्य नहीं है किसी भी इंसान के लिए कि वो माने ही माने, मतलब इन्हें पॉजिटिव वे, जैसे जब तक पार्लियामेंट में अगर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया है तो फ्लैग कोड को एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन की तरह ही देखा जाएगा। फ्लैग कोड मेयरली इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन रादर देन ए लेजिस्लेटिव एक्शन, इट इज़ ए एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। और इसके तहत हम लोग क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते फ्लैग, मतलब हम किसी का फ्लैग हर दिन फहराने को मना नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। बाद में इसको चेंज किया गया, इस जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक एक्ट बनाया, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये बनाया। और उन्होंने ये कहा कि आप हर दिन रेस्पेक्टफुल मैनर में, हर दिन मतलब ऑल डे रेस्पेक्टफुल मैनर में आप नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बताया, हम लोगों ने पढ़ा अब तक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर दो राइट और भी आते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग ऑन ऑल द डेज, इट इज ऑल्सो कम अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट केस जो आया था वो था विजय इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये था 1986 का केस। कब का केस था ये, 1986 का। इट इज़ ए लैंडमार्क केस, याद रखना ये एक आई एम सो सॉरी, लैंडमार्क केस है, ठीक है। तो केस स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। क्या है बैकग्राउंड, देखो एक जेहोवा है, जेहोवा को समझने के लिए आप लोग समझो पहले क्या मैं बोल रहा हूँ। एक बाइबल है, बाइबल का एक ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड ग्रंथ है, समझो। वहाँ पर बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड को हिब्रू नाम दिया गया है। गॉड को कौन सा नाम दिया गया है, हिब्रू।
हिब्रू। और उन हिब्रू जो नाम है उनको वो लोग ऐसे इस तरह से लिखते हैं, YHWH, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। जब एंशिएंट हिब्रू में, जब गॉड को मैंने क्या बताया, हिब्रू कहा जाता है, मैंने बताया ना। तो एंशिएंट हिब्रू में जब वावेल्स नहीं लिखे जाते थे, तो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो था वो नहीं था, वो लॉस्ट था। लेकिन लेटर जब वावेल्स ऐड किए गए तो ये ऐसा लिखा गया। इसमें पहले ये प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब वावेल्स ऐड हुए तो इसको ऐसे लिखा जाने लगा, यो हो वाह, यहोवा। और जो इंग्लिश में इसको बाद में ऐसे लिखा गया, यहोवा, यहोवा। ठीक है, ओके। तो एक टर्म आता है जेहोवास विटनेस, जेहोवास विटनेस, पढ़ दे। देखिए, क्रिश्चियन डिनोमिनेशन जो है, क्रिश्चियन डिनोमिनेशन ये स्टार्ट हो गए थे यूएसए में करीब लेट 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में यूएसए में स्टार्ट है। और जो जेहोवास विटनेस है वो बाइबल के ट्रू फॉलोअर्स हैं। ये क्या है? बाइबल के ट्रू फॉलोअर्स है। अगर बाइबल के ट्रू फॉलोअर्स हैं तो उनका कुछ स्पेशल्स बिलीफ है। वो गॉड को ही, या जिनको वो जेहोवा कहते हैं, उनको ही वर्शिप करते हैं, किसी सिंबल, ओनली वर्शिप टू जेहोवा या गॉड, ओनली वर्शिप टू, उनका कुछ बिलीफ है, ओनली वर्शिप टू गॉड और जेहोवा। ठीक है, किसी और को नहीं मानते, ना किसी सिंबल को मानते हैं, ना किसी फ्लैग को, ना किसी पॉलिटिकल लीडर, किसी को नहीं मानते वो लोग। लेकिन वो लोग पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी फॉलो करते हैं। ध्यान देना, ये सब पॉलिटिकल क्या फॉलो करते हैं? न्यूट्रलिटी को फॉलो करते हैं। मतलब पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मतलब वो वोट नहीं देते, राष्ट्रीय एंथम नहीं गाते, नेशनल एंथम नहीं गाते वो लोग। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, देन उनका और एक है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट नहीं करते, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट नहीं करते। अगेन, जीसस को उन्होंने गॉड का सन, गॉड का सन ही मानते हैं वो लोग, ऑलमाइटी गॉड नहीं मानते। जीसस को वो लोग क्या मानते हैं? सन ऑफ गॉड, नॉट द ऑलमाइटी गॉड। ठीक है, ये हो गया जेहोवास विटनेस के बारे में। आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने इतने तक जो भी बताया। तो जेहोवास विटनेस कौन है? जो जेहोवा को मानते हैं, जो बाइबल का ट्रू फॉलोअर है। वो ना किसी गॉड को मानते हैं, ठीक है, सॉरी, गॉड को मानते हैं जो कि जेहोवा है उनके लिए, लेकिन किसी स्टेट, सिंबल, फ्लैग, पॉलिटिकल लीडर, इस सबको किसी को नहीं मानते, लेकिन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को फॉलो करते हैं। जैसे वोट नहीं देते, राष्ट्रीय एंथम नहीं गाते। इतना तक समझ में आ गया? देखो, एक केस आया था जिसको हम बोलते हैं विजय इमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। इसको और एक नाम भी बोला जाता है, इस जेहोवास विटनेस केस। इसको क्या बोला जाता है? जेहोवास विटनेस केस। तो जेहोवास विटनेस केस में क्या हुआ? जेहोवास विटनेस केस में एक हुआ था क्या, मैंने अगर बताऊं, केरल की बात है। 3 बहनें थी, ठीक है, 3 सिबलिंग्स थी। क्या क्या नाम है उनका? विजय, 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 बीनू, बिंदु, इमानुएल। तीनों थे, तीनों सिबलिंग थे। वो क्रिश्चियन सेक्ट के थे और जेहोवास विटनेस थे। और अपने स्कूल केरला में प्रेयर असेंबली जब हो रहा था, जब क्या हो रहा था? प्रेयर असेंबली हो रहा था, तब नेशनल एंथम भी गाना
मतलब बजता है, तो वो रेस्पेक्ट के साथ खड़े थे। नेशनल एंथम जब बज रहा था नेशनल एंथम जब बज रहा था तो जनगण मन जो बज रहा था उसके टाइम वो खड़े थे, लेकिन नहीं गाते थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को फॉलो करते हैं। आप लोग को पता है, मैंने पहले ही बताया, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी में वो किसी को वोट नहीं देते, किसी को वोट नहीं देते, और ना ही कोई नेशनल एंथम को गाते हैं, क्योंकि उनका वो बिलीफ सिस्टम है, बचपन से ही है। तो उनका रीज़न क्या था? उनका रीज़न ये था, जो जेहफा का विटनेस का बिलीफ है, वो सिर्फ गॉड को ही मानते हैं। बट इन्होंने क्या किया, स्कूल वालों ने उनको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये एंटी नेशनल है, क्योंकि वो सिर्फ खड़े थे, गा नहीं रहे थे, इसीलिए स्कूल वालों को लगा ये एंटी नेशनल है। तो ये विजय इमानुएल जो है, इन लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया, और उन्होंने बताया कि हमारा जो राइट है वो कटिल किया जा रहा है। कौन सा राइट? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कौन सा राइट? उन्होंने बताया आर्टिकल 19(1) ए। कौन सा ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगेन और एक आर्टिकल को भी हम उन लोगों ने कटिल किया है, वो कौन सा है? जो हमारा आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एंड कॉन्साइंस। हम किसी भी रिलीजन को माने, किसी तरह से माने, हमारा अंदर कोई भी भगवान हो, वो हमारा है, उसके हिसाब से किसी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, और किसी को हार्म हो रहा है तो हो हमारा क्या, फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया। तो स्टेट ऑफ केरला का क्या आर्गूमेंट था? स्टेट ऑफ केरला का आर्गूमेंट ये था, स्टेट ऑफ केरला ने ये कहा, उन्होंने भी कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड दिया। उन्होंने एक ग्राउंड ये दिया कि आर्टिकल 51 ए के तहत नेशनल एंथम गाना ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ये कौन सा काम है? ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, और स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये सब ज़रूरी है। ना गाना मतलब नो सॉन्ग, नो सिंगिंग इक्वल टू डिसरेस्पेक्ट, उन्होंने ये कहा। उन्होंने क्या कहा? अगर कोई नहीं गा रहा है नेशनल एंथम तो वो डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला का आर्गूमेंट ये था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि किसी भी कोई भी लॉ किसी भी बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को सिंगिंग के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, नो लॉ कंपेल्स सिंगिंग, नो लॉ कंपेल्स सिंगिंग। अगेन उन्होंने ये भी कहा, वो लोग तो खड़े थे ना, तो खड़े रहना ही अपने आप में ही इनफ है। तो उन्होंने कहा स्टैंडिंग इन रेस्पेक्ट इज एनफ, और कोई अगर नहीं गा रहा है तो उनको आप एक्सपेल नहीं कर सकते हो, पूरा स्कूल से नहीं निकाल सकते। और और उन्होंने कहा उनके हिसाब से अपने मन में वो जो चीज़ करे, उनको साइलेंट रहने का भी अधिकार है। एक्सप्रेशन में अगर कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, शांत है, साइलेंट है, वो भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। तो उन्होंने क्या कहा कोर्ट ने? राइट टू रिमेन साइलेंट is also a form of expression, is also a form of expression। तो राइट टू रिमेन साइलेंट जेहोवास विटनेस केस में ये एक फंडामेंटल राइट बन गया। ये कौन सा राइट बन गया? फंडामेंटल राइट। वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है। राइट टू रिमेन साइलेंट कौन से केस के अंदर? राइट टू रिमेन साइलेंट जेहोवास विटनेस केस। अब तक आप सबको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 19 का ये जो केस लॉ मैंने आपको जो पढ़ाया। ठीक है, और भी बहुत सारे केस हैं, जैसे जो 19(1) को आपको समझने में मदद करेंगे। एक है पीयूसीएल वर्सेस पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
और एक केस है, और एक केस कौन सा है, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2013 का केस है। अच्छा, PUCL क्या है? देखो, PUCL क्या है, ये एक पार्टी है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। PUCL मतलब P.U.C.L, ये है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। देखो, इसका बैकग्राउंड पहले समझो। पहले इंडिया में जो वोट होता था वो किस में होता था, बैलेट पेपर में, मतलब पेपर में लिखा रहता था, उसी में आपको वोट डालना था। ठीक है, उसके बाद EVM आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। तो उसमें पहले ये ऑप्शन नहीं था। कौन सा ऑप्शन नहीं था? नॉन ऑफ द एबव, ये वाला ऑप्शन नहीं था, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोटा। नोटा, ये वाला ऑप्शन नहीं था। तो अगर वोटर किसी कैंडिडेट को पसंद नहीं करता तो या तो वोट ना डाले या बैलेट ब्लैंक छोड़ दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर वोटर है, किसी कैंडिडेट को पसंद ही नहीं करता, जो भी खड़े हैं चुनाव में, तो ये क्या कर सकता है, इधर वोट ना डाले या बैलेट ब्लैंक छोड़ दे। तो PUCL ने, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट पे एक पिटीशन डाला। उन्होंने कहा कि सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है वोटर का चॉइस प्राइवेट है। सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही वोटिंग होता है ना। तो सीक्रेट इटसेल्फ सेज इट इज प्राइवेट चॉइस, इट इज ए प्राइवेट चॉइस। अगर वोटर किसी को वोट नहीं देना चाहता है, तब उसका चॉइस रिकॉर्डेड एंड सीक्रेट होना चाहिए। तो प्राइवेट चॉइस का मतलब क्या है, उस आदमी का या उस वोटर का जो चॉइस है वो रिकॉर्डेड एंड क्या होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए, रिकॉर्डेड एंड सीक्रेट होना चाहिए। लेकिन पिटिशनर का आर्गुमेंट ये था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में वोटिंग एक एक्सप्रेशन है। पिटिशनर का आर्गुमेंट ये था, ये बैकग्राउंड हो गया। लेकिन पिटिशनर जो पिटिशन फाइल किया था, पिटिशनर का आर्गुमेंट ये था, देखो, कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वोटिंग एक एक्सप्रेशन है। वोटिंग इज एन एक्सप्रेशन, राइट टू वोट इज ए स्टेचुटरी राइट, लेकिन वोटिंग इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन। वोट देना या ना देना दोनों एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही है। हम चीज एक्सप्रेस ही कर रहे हैं ना। वोटिंग, हम थप्पा मार रहे हैं किसी में, तो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वोटर को कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का भी राइट मिलना चाहिए, और वो सीक्रेट होना चाहिए। पिटिशनर का ये पॉइंट था, क्योंकि वो नहीं होता था। और करंट सिस्टम में ये था, ये 2013 की बात कर रहा हूँ। करंट सिस्टम में अगर वोटर ब्लैंक वोट देता है तो पोलिंग एजेंट्स देख सकते थे। उस टाइम में 2013 में उन्होंने ये फाइल इसलिए किया कि उस टाइम में अगर कोई भी वोटर किसी भी बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ देता था, तो वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट थे वो उनके वोट को देख सकते थे, तो वहाँ पर सीक्रेसी खत्म हो जाता था। तो उन्होंने भी यही कहा, सीक्रेट बैलेट का मतलब है प्राइवेट चॉइस, और प्राइवेट चॉइस जो कि रिकॉर्डेड और सीक्रेट होना चाहिए, पिटिशनर का आर्गुमेंट है। एंड वोटिंग इज एन एक्सप्रेशन, किसी को वोट दूं या ना दूं, हमारा हमारा है, इट इज एन एक्सप्रेशन एंड इट इज ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है। आर्टिकल 19(1) के अंडर आता है। तो गवर्नमेंट भी तो चुप नहीं बैठा होगा ना उस टाइम। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था, गवर्नमेंट ने ये कहा था वोटिंग का राइट कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी है। तो उन्होंने कहा वोटिंग स्टैट्यूटरी राइट है। वोटिंग क्या है, एक स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है। और उन्होंने ये कहा, अगर कोई वोटर किसी कैंडिडेट को वोट ही नहीं दे रहा है तो ये इलेक्शन प्रोसेस में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन आएगा। अगर वोटर किसी को पसंद नहीं करता तो वो सिंपली वोट ना डाले, लेकिन जाके बैलेट
ब्लैंक छोड़ के ना नहीं आना चाहिए यहाँ पर। इसलिए बोला गया क्योंकि वोटिंग काउंटिंग में वोटर काउंटिंग में गलती हो जाएगी, ऐसा बोला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, उस टाइम में जो चीफ जस्टिस थे, वो चीफ जस्टिस कौन थे? पी सदाशिवम, जो चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने क्या कहा, उनका डिसीजन ये था कि जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट एक स्टेचुटरी है, स्टेचुटरी राइट है, नो डाउट। लेकिन वोट का एक्सप्रेशन ऑफ वोट देना है, ये सही है, किसको देना है ये मन में सोच रहे हैं, लेकिन वो सोचना तो नहीं है ना। एक्सप्रेशन क्या है? ठप्पा मारना। तो एक्सप्रेशन ऑफ वोट ये एक फंडामेंटल राइट है। ये क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट किसके अंडर आता है बोला? कोर्ट ने बोला 19(1)(a) के अंडर आता है। ठीक है, अगर 19(1)(a) के अंडर आता है मतलब एक्ट ऑफ वोटिंग इज फंडामेंटल right, but process of voting जिसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, एक्ट ऑफ वोटिंग इज फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन प्रोसेस ऑफ वोटिंग ये एक फंडामेंटल राइट जो हम एक्सप्रेस करके ही देते हैं। टप्पा मारते हैं, बटन दाबते हैं, जो भी करते हैं, किसी भी तरह का अगर हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो वो क्या है? वो एक्सप्रेशन ही है। और जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो था वो एसेंशियल है। कोर्ट ने ये कहा जो वोटर का चॉइस है वो एसेंशियल है, वो सीक्रेट ही रहना चाहिए। और कोर्ट ने ये भी बोला अगर किसी वोटर का मन है कि कोई भी कैंडिडेट उनके लायक नहीं है, उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी को भी ये फीडबैक मिलेगा कि लोग कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वोटर का टर्नआउट बढ़ाने का एक तरीका है ये। आप इसको मतलब अननेसेसरी नहीं कह सकते, गवर्नमेंट को ये बोला। तो उसी के तहत कोर्ट ने बोला अभी से नोटा ऑप्शन मैंडेटरी कर दिया गया। नोटा ऑप्शन क्या कर दिया गया? मैंडेटरी कर दिया गया। तो 2014 में जो पहला इलेक्शन जो हुआ था जिसमें नोटा का ऑप्शन भी था, लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, समझ में आया इतना? तो इस तरह से हमने स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमने जो नेक्स्ट राइट पढ़ा वो था राइट टू वोट। नोटा इज ऑल्सो ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किस केस में डिसाइड हुआ? PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू वोट नोटा। आ गया समझ में इतना? तो ठीक है, अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट केस जो आया था, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसेंट टाइम में आया था, वो था श्रेया सिंघल के केस। आप सबको पता होगा, 2015 का, 2000 रिसेंट में बोल रहा हूँ। तो तो उस केस में क्या था देखो, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2015 का केस है। तो इस टाइम में आप लोगों को ध्यान होगा, इट इज़ ए लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही क्लॉज पढ़ा है, एक ही सब क्लॉज पढ़ा है, बाकी सब बाकी है। हाँ? उसके तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, इसीलिए आज ये पहले पार्ट में हम लोग खाली केस ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही क्या बोलेंगे, हम देखेंगे कि उसके ऊपर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो क्या क्या है। ठीक है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो, एक IT एक्ट है, एक क्या है, ये एक IT एक्ट है 2000 का, जहाँ पर एक सेक्शन है, सेक्शन 66A। इसी एक्ट में, इसी नियम में एक सेक्शन है, सेक्शन 66A करके।
वहाँ पर क्या किया गया है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी इंफॉर्मेशन को थ्रू कंप्यूटर, किसी भी इंफॉर्मेशन को थ्रू कंप्यूटर और अदर कम्युनिकेशन डिवाइस में भेजता है, अदर कम्युनिकेशन डिवाइस से भेजता है, जो इंफॉर्मेशन क्या हो, ग्रॉसली ऑफेंसिव हो, क्या हो, ग्रॉसली ऑफेंसिव हो, मीनेकिंग हो, और 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 उन्होंने कहा लाइकली टू कॉज एनोयंस, जो एनोयंस बढ़ाए, इनकन्वीनियंस बढ़ाए, डेंजर बढ़ाए या डेंजर को कॉज करे, या ऑब्स्ट्रक्शन लाए, इंसल्ट, इंजुरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनिमिटी, हेट्रेड। आप सबको ये याद नहीं करना, लेकिन मेरे को समझाना है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता था, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर और अदर कम्युनिकेशन डिवाइस से भेजा जाए तो उसको एक क्रिमिनलाइज करता था, मतलब उसको हार्श पनिशमेंट दिया जाता था, ठीक है। अगर कोई भी आदमी या कोई भी इंडिविजुअल कंप्यूटर से या अदर कम्युनिकेशन डिवाइस से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करता हो जो कि ग्रॉसली ऑफेंसिव है, ग्रॉसली ऑफेंसिव मतलब आप लोग क्या समझते हो, हिंदी में इसका मतलब क्या है, ग्रॉसली ऑफेंसिव मतलब, ग्रॉसली ऑफेंसिव मतलब बहुत अपमानजनक। क्या बोल सकता हूँ, ऐसा कि कोई गहरा दुख या गुस्सा हो जाए कोई भी, ठीक है। अगर देखो किसी को गुस्सा आएगा, बहुत अपमानजनक किस बात में लगेगा, किसी को छोटी बात में भी लग सकता है, किसी को बहुत बड़ी बात में भी लग सकता है। ये जो ग्रॉसली ऑफेंसिव वर्ड है, बहुत अपमानजनक मतलब क्या है, किसी छोटे से बात में भी बहुत अपमान फील हो सकता है, किसी को बहुत बड़े बड़े बात में भी नहीं होता है। ये जो ग्रॉसली ऑफेंसिव वर्ड है, आपको क्या लग रहा है, ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, आप लोग बताओ, ये सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये जो फील करेगा किस तरह से फील करेगा हमको कैसे पता चलेगा, ये सब्जेक्टिव है। ग्रॉसली बहुत अपमानजनक मतलब क्या, किसी के लिए कोई भी चीज़ कब अपमानजनक हो सकता है हमको नहीं पता। अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर और एनी कम्युनिकेशन डिवाइस से शेयर हो रहा है जो कि ग्रॉसली ऑफेंसिव है, जो बहुत अपमानजनक है, तो वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। देन मेनियकिंग कैरेक्टर मतलब डराने वाला, कोई छोटे से चीज़ से भी डर सकता है, कोई सांप का वीडियो देखने से भी डर सकता है, कोई सांप का वीडियो छोड़ देगा थ्रू कंप्यूटर और थ्रू इंटरनेट, क्या आप उसको भी गिरफ्तार कर लोगे। मेनियकिंग बहुत डराने वाला, ये भी क्या है, ये भी एक वेग है, ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव है और वेग भी है, क्योंकि प्रॉपर डिफाइन ही नहीं किया गया है किस तरह से डराने को डराना बोल रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ लिखा गया है नहीं लिखा गया। एंड वहाँ पर कॉज एनोयंस जो चिढ़ जाए मतलब क्या, किस तरह से कोई चिढ़ेगा, कोई छोटी सी बात में भी चिढ़ेगा। इनकन्वीनियंस पैदा करे, इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा पैदा करे, असुविधा किसी छोटी सी चीज़ में भी हो सकता है, किसी बड़े चीज़ में भी हो सकता है। ये सब क्या है, एनोयंस हो गया, इनकन्वीनियंस, डेंजर, किसी के लिए छोटा भी चीज़ डेंजर होगा, किसी के लिए एक छोटा सा फोटो शेयर हो गया, किसी के लिए एक छोटा सा वीडियो शेयर हो गया, जो कोई बड़ी बात है नहीं है किसी दुनिया के लिए, लेकिन उसके लिए अगर वो थोड़ा बहुत मेंटली इल होगा तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो किस तरह का किस डिग्री का इनकन्वीनियंस है वो नहीं बताया गया, डेंजर नहीं बताया गया, ऑब्स्ट्रक्शन असुविधा, राह में रोक, क्या है राह में रोक क्या है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर से शेयर कर रहा है तो राह में किस तरह से रोका जा रहा है, कोई डिफाइन नहीं किया गया। इंसल्ट किस तरह से होगा नहीं डिफाइन किया गया, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनिमिटी, हेट्रेड और इल विल, ये सब जो टर्म दिया गया था ये सब सब्जेक्टिव और फेक दिया गया था।
आप सबको पता चल गया ये कैसा था? सब वर्ड सब्जेक्टिव था और क्या था? वेग था। अच्छा, ये एक एक्ट था। अगर इसी के एक्ट के तहत किसी ने कोई भी काम किया जो ये सब करे, ग्रॉसली ऑफेंसिव हो, मिनेकिंग हो, एनोयंस पैदा करे, जो भी हो, अगर इसी के तहत अगर कोई भी चीज़ हो रहा है तो क्या कर उसको पनिश किया जाएगा। उसको क्या किया जाए? पनिशमेंट भी कब तक? 3 years इम्प्रिजनमेंट। 3 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। इसी के तहत कितने साल का सजा था? 3 साल का सजा और फाइन था। तो 2012 में क्या हुआ था? दो बहनें थी, दो बहनें तो नहीं, सॉरी, तो यंग वुमेन थी महाराष्ट्र से। टू यंग वुमेन कहाँ से? महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र से थी। तो उन्होंने क्या किया? 2012 में एक पोस्ट डाला फेसबुक पे। 2012 में वन फॉर पोस्ट, मतलब दो वुमेन को, एक जिसने पोस्ट किया कि क्वेश्चनिंग मुंबई बंद आफ्टर, मुंबई बंद हुआ था किस लिए? क्योंकि बाल ठाकरे जी का डेथ हुआ था। बाल ठाकरे डेथ की वजह से जो मुंबई में बंद हुआ था, मुंबई में बंद हुआ था, तो इसके लिए एक वुमेन ने क्या किया था? श्रेया सिंगल, मतलब श्रेया सिंगल केस में एक वुमेन ने क्वेश्चन किया था कि ये बंद किस लिए है, बाल ठाकरे के डेथ के लिए। और एक ने पोस्ट किया और एक ने उस पोस्ट को लाइक किया। तो दोनों को क्या कर दिया गया? दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। तो कोर्ट के हिसाब से इशू क्या था? कोर्ट के हिसाब से इशू ये था कि जो कंप्यूटर में या मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपना ओपिनियन रख रहा है, अपना क्या रख रहा है? ओपिनियन रख रहा है, वो आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है कि नहीं आता? और यहाँ पर जो ये ग्राउंड दिया गया है, जो ग्रॉसली ऑफेंसिव हो, मिनेकिंग हो, एनोयंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, ये सब जो लिखा गया है, ये क्या एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है या वेग है? तो कोर्ट ने ये कहा, ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये इवन सेक्शन 66A इट इटसेल्फ वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने, कोर्ट ने ये कहा सेक्शन 66A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक डाउन कर दिया पूरा 66A को, आईटी एक्ट का पूरा बंद कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा वहाँ पर जो भी दिया गया था, मेयर एनोयंस, इनकन्वीनियंस इज नॉट ए ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्ट द स्पीच। किसी को अगर इनकन्वीनियंस और एनोयंस पैदा हो रहा है तो इसके लिए हम किसी का स्पीच को नहीं रोक सकते। किसी को अगर, मेरा बात अगर किसी को बुरा लग रहा है, थोड़ा एनोयड हो रहा है, वो थोड़ा गुस्सा हो रहा है, जो भी है, तो इसके लिए हम किसी की स्पीच को नहीं रोक सकते। कोर्ट ने ये कहा। तो यहाँ दो तीन प्रिंसिपल उन्होंने दिया, उन्होंने दो तीन प्रिंसिपल दिया कोर्ट ने। एक था क्या? वेगनेस डॉक्ट्राइन। एक क्या दिया? वेगनेस डॉक्ट्राइन। और एक था चिलिंग इफेक्ट। एक है चिलिंग इफेक्ट। और एक प्रिंसिपल क्या दिया? ऑनलाइन स्पीच इज इक्वली प्रोटेक्टेड। अच्छा, वेगनेस डॉक्ट्राइन क्या था? अगर ए लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, a law is unconstitutional if it is so vague that people do not know what is prohibited and law enforcement can apply it arbitrarily. वेगनेस डॉक्ट्राइन मतलब अगर कोई लॉ है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो इस तरह से वेग है कि लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अगर अप्लाई करने से उनके ऊपर क्या परिणाम आएगा, इसको ही कहा जाता है वेगनेस डॉक्ट्राइन। चिलिंग इफेक्ट क्या है? चिलिंग इफेक्ट क्या है? ओवरब्रोड laws make people afraid to exercise free speech।
मतलब अगर कोई लॉ को इतना बड़ा बना दिया जाए कि लोग अपने आप को ही एक्सप्रेस करना ही भूल जाए, इसको ही बोलते हैं चिलिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर दो, क्या मैंने बताया, दो प्रिंसिपल दिया गया, एक वेगनेस डॉक्ट्रिन और एक चिलिंग इफेक्ट। वेगनेस मतलब लॉ इस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि वो लोगों को पता ही नहीं, अगर उस प्रोहिबिट नहीं किया गया है तो उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, ये सब। ठीक है। तो तो आज के लिए इतना ही था। तो हमने ये देखा कि श्रेया सिंगल केस में कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू कम्युनिकेट थ्रू modern means of communication is also comes under freedom of speech and expression। तो हम लोगों ने टोटल अब तक कितने कितने राइट देखे? देखो, पहले हम लोगों ने देखा राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस ये देखा, जो कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता था। सेकंड राइट हम लोगों ने देखा राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग ऑन ऑल द डेज, ये भी देखा हम लोगों ने। सेकंड, थर्ड ने हम लोगों ने ये देखा कि राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट टू रिमेन साइलेंट ये भी देखा हम लोगों ने। देन राइट टू वोट नोटा, ये भी एक्सप्रेशन का एक फॉर्म था, राइट टू वोट नोटा। देन अभी हम लोगों ने श्रेया सिंगल के केस में हमने क्या देखा, राइट टू कम्युनिकेट थ्रू मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये भी एक एक्सप्रेशन का पार्ट है, कोर्ट ने ये कहा 2015 में। तो आप लोगों को समझ में आया तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितना बड़ा है। इसके लिए केस क्या क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए क्या क्या केस था? दो केस था, एक सकाल पेपर वर्सेस, और भी केस था लेकिन ब्रॉडली मैंने दो डिस्कस किया, और एक है वेनेट कोलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दो केस था। राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग ऑन ऑल द डेज, ये था नवीन जिंदल का केस था, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन राइट टू रिमेन साइलेंट, जिसको हम बोलते हैं जेहोवास विटनेस केस। राइट टू वोट नोटा, ये था यूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का केस था ये। तो इतने सारे केसेस थे, और इसके लिए जो जो इंटरप्रेट किए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए आप लोगों को मैंने बताया। लेकिन इसके लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, पढ़ते रहिएगा इससे और फीडबैक देते रहिएगा, क्या अच्छा है, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू।